इस वक्त पूरी दुनिया की नजर ड्यूरेंट लाइन पर टिकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ सीमाई झड़प नहीं बल्कि एक पूर्ण युद्ध में तब्दील हो चुका है और तालिबान के लड़ाके इस्लामाबाद की दहलीज तक आ पहुंचे हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इसका सीधा आरोप, सारा आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान अब भारत की कॉलोनी बन चुका है। क्या वाकई पाकिस्तान अपनी ही बनाई या कहें कि अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है, या ये अमेरिका या किसी और देश का कहीं की साजिश है? इन तमाम पेचीदा सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ही खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री दिलीप सिन्हा जी, जो कि पाकिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं और पड़ोसी मुल्कों की वो रग रग से वाकिफ हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसा रोल प्ले करना चाहिए, और फिलहाल तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है वो आगे कहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स पर आपका। नमस्कार सर, शुरुआत यहां से करते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तो भारत की कॉलोनी है। ये एक तरह से भारत के कहने पर ही किया गया है सब कुछ। भाई, युद्ध तो पहले आपने शुरू किया, आपने अटैक किया रमजान के मौके पर, अब भारत पर आप आरोप लगा रहे हैं जब तालिबान ने रिटेलिएट किया। ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात बोल रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, और ऐसी बातें वो पहले भी कर चुके हैं, इसलिए उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के ही जितने सामरिक एक्सपर्ट हैं, जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, वही कहते आए हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, यानी सामरिक गहराई है। क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि वो बहुत पतला देश है और भारत के यदि भारत से युद्ध होता है उसका, तो उसके जो हथियार हैं उस पर चूंकि उनके पास गहराई नहीं है, इसलिए वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने भूतकाल में किया भी है अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये पाकिस्तान की नीति रही है कि अफगानिस्तान को अपना एक उपनिवेश, अपना एक कॉलोनी माने और उसका उसी तरह से इस्तेमाल करें। और यही कारण है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंध शुरू से खराब रहे हैं। उसके और भी ऐतिहासिक कारण है, इतना शायद समय नहीं हो समझने का कि उसके ऐतिहासिक कारण क्या है, लेकिन ये सबको, जैसा आपने कहा आपने जिक्र किया ड्यूरेंट लाइन का, तो ड्यूरेंट लाइन जो है ये एक बॉर्डर है जो पाकिस्तान मानता है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी नहीं माना है। शुरू से चाहे जो भी सरकार रही हो, तालिबान सरकार के पहले जब ज़हीर शाह की सरकार थी, उस समय से अफगानिस्तान ने इस सीमा को नकारा है, वो उसे नहीं मानते हैं। क्योंकि ये बॉर्डर जो था ये अंग्रेजों ने स्थापित किया था, और पाकिस्तान कहता है कि उसका बॉर्डर जो है, पूरा जो प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा जो नाम है जिसका अभी, वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि वहां पश्तून रहते हैं। वहां पंजाबी पाकिस्तानी नहीं रहते हैं वहां पर, और इसीलिए अफगानिस्तान का हमेशा दावा रहा है, और ऐतिहासिक रूप से सबको मालूम है कि ये जो प्रांत था ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। यहाँ की जो सरकार थी डॉक्टर खान साहब की और बादशाह खान की सरकार थी, वो चाहती थी भारत में शामिल होना, लेकिन अंग्रेजों का षड्यंत्र था जिसके कारण वहां पर एक धोखे का प्लेबिसाइट करवाया गया, और उस प्लेबिसाइट के नाम पर ये प्रांत जो था पाकिस्तान का हिस्सा बना। और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के कुछ महीने बाद ही वहां के जो चुने हुए मुख्यमंत्री थे उनको जेल में डाल दिया गया, और बादशाह खान बेचारे भाग के काबुल चले गए थे। तो ये तो रवैया रहा है पाकिस्तान का अपने ही हिस्से के प्रति, जो उसका प्रांत था। और उसके साथ साथ जब ज़ाहिर शाह की सरकार थी, उसके विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र करना, अंग्रेजों से मिल करके, अमेरिका से मिल करके अफगानिस्तान में अपने खुफिया जासूस भेजना और षड्यंत्र करना। उसी कारण रूस ने आक्रमण किया था अफगानिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिल करके अफगानिस्तान में षड्यंत्र कर रहा था और अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ में कर रहा था षड्यंत्र। तो ये सब ऐतिहासिक बातें हैं जो कि बहुत लंबी कहानी है। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, और पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया ही इसलिए कि वो चाहता था कि तालिबान के जरिए वो अफगानिस्तान पे कंट्रोल करेगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि पश्तून किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं।
वो ना रूस के कंट्रोल में हुए, ना अमेरिका के कंट्रोल में हुए, ना ईरान के कंट्रोल में हुए, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में क्या होंगे? और पाकिस्तानी सेना वाले जो हैं वो जिहादी नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर के अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए। वो शायद भूल रहे हैं कि वो भी इस्लामिक मुल्क है। तो ये उनका ये पाकिस्तान की नीति का इतिहास रहा है। और शांतिपूर्ण तरीके से न रह करके जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जब अमेरिका वहां गया था और तालिबान को हटा करके वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की थी, तब पाकिस्तान ने तालिबान को मदद दी थी, शरण दिया था। और पाकिस्तान ने तालिबान के जरिए अमेरिका को इतना परेशान किया कि अमेरिका वहां से भाग खड़ा हुआ। और उसके बाद जब तालिबान सरकार बनी तो पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान सरकार उसकी मुट्ठी में होगी और जो वो कहेंगे वही करेगी। लेकिन तालिबान तो आजाद ख्याल के लोग हैं, वो अफगान हैं और उनकी पहली जो लॉयल्टी है वो अफगानिस्तान के प्रति है। तो इसलिए ये सारा झगड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है और ये समझता है कि यदि वो आरोप लगा देगा कि भारत की नीति अपना रहा है, इसलिए उसके जो झूठे आरोप हैं उसको दुनिया मानने लगेगी। सर, लेकिन अचानक क्या हो गया? अभी 2 महीने पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़पें हुई थी। एक दौर की बातचीत कतर में हुई, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही। फिर दूसरे राउंड की एक मीटिंग तुर्की में भी हुई। सभी कहने लगे कि भाई आपस में मुस्लिम ममालिक आप क्यों लड़ रहे हो? तब जाकर ये मामला शांत हुआ। और अब जब ये इस्लाम में सबसे पवित्र माह रमज़ान चल रहा है, उस दौरान बिना किसी उकसावे के कुछ भी नहीं हुआ था और अचानक से पाकिस्तान ने हवाई हमले अफगानिस्तान के ऊपर किए। क्या ये पाकिस्तान का ही प्लान लग रहा है? इसका मोटिव क्या दिखाई दे रहा है? या कहीं ना कहीं आपको इसके पीछे अमेरिका भी नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कहा हुआ है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। देखिए, यदि अमेरिका ये सोचता है कि वो पाकिस्तान की मदद से बगराम एयरबेस वापस ले लेगा, तो वो अमेरिकी ही सोच सकते हैं और वो अमेरिका के ही वो जिस प्रकार के जो एक्सपर्ट होते हैं वही इस प्रकार की सोच में रख सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो नीति रही है उसके खिलाफ पूरा अफगानिस्तान खड़ा हो जाएगा। और इस बात को बाकी देश भी समझते हैं, चीन भी समझता है। इसीलिए चीन और ईरान चाहते हैं कि शांति हो जाए स्थापित इन दोनों के बीच में, ताकि पाकिस्तान ज्यादा फायदा नहीं उठा सके अपनी ताकत का। क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि तालिबान जो है बहुत कमजोर हैं, उनके पास हवाई जहाज नहीं है, उनकी सेना बहुत कमजोर है। तो और पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, उसके पास हवाई जहाज है, ट्रेंड आर्मी है। तो इस तरह की सैन्य लड़ाई में तो पाकिस्तान बिल्कुल हावी होगा। लेकिन जो ताकत तालिबान की है वो है पाकिस्तान के अंदर जो पठान है, जो पश्तून है, जो कि पाकिस्तानी शासन को नहीं पसंद करते हैं, उनमें उपद्रव मचाने की शक्ति तालिबान में है और वो करेंगे। और यही उन्होंने किया भी है इस दफा जो उन्होंने आक्रमण किया पाकिस्तानी सेना पर। लेकिन बाकी देश जो जैसे कतर है, ईरान है, तुर्की है, वो समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर यदि इस प्रकार का उपद्रव हुआ और लड़ाई हुई तो उसमें पाकिस्तान का तो नुकसान होगा ही, उस पूरे क्षेत्र का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका कोशिश निश्चित रूप से करेगा कि वो इसमें हस्तक्षेप करके इसका लाभ उठाने की कोशिश करे और वापस बगराम में आने का प्रयास करे। नहीं, राउंड 2 में स्टार्टिंग तो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से हुई है ना, उसने एयर स्ट्राइक किया। क्यों? जी बिल्कुल, ये लड़ाई अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर में कतर ने मध्यस्थता करके उनमें शांति स्थापित कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान को शांति पसंद नहीं है ना, उसे खुजली होती रहती है, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। यदि वो भारत में नहीं कर पा रहा है तो अफगानिस्तान में करते रहो, कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, वहां तो लगभग एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान स्थापित हो चुका है। तो पाकिस्तान की नीति ही रही है, पाकिस्तान में सेना का जो वर्चस्व है, सेना का वर्चस्व स्थापित रह सकता है इसी दम पर कि राष्ट्र के ऊपर खतरा है। अभी वो वहां पे इमरान खान जेल में है, उनके लिए इतनी सहानुभूति पूरी दुनिया में हो रही है। तो आसिम मुनीर देख रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में फिर कोई राष्ट्रवाद का या पेट्रियटिज्म का या इस्लाम खतरे में है का एक नारा लगाया जा सके, ताकि उनकी शक्ति जो है वो
लेकिन वापस। सर ऐसे कैसे आप राष्ट्रवाद का नारा लगाएंगे जब दिखाई दे रहा है कि बीएलए की कैद में आपके 10-10 जवान हैं, अपना आई कार्ड रोते बिलखते हुए वो दिखा रहे हैं, और मुनीर साहब ये बोल रहे हैं कि हमारे सैनिक हैं नहीं। दूसरी तरफ आपको टीटीपी पीट रहा है, आप को इससे पहले तालिबानियों ने पीटा, अभी भी आपके जवान पोस्ट छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, चौराहे पर आपकी पतलून वहां पर लहरा दी गई। तो फिर आप मतलब पिटकर अपने राष्ट्रवाद को सामने रखना चाहते हैं, अपनी कुर्सी और गद्दी इस तरह से आप अब देश की बेइज्जती करके किरकिरिया करा करा के पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। ये तो पाकिस्तान की नीति रही ही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता हैं उनकी कोशिश रहती है किसी तरीके से उनकी कुर्सी बरकरार रहे, और विशेषकर जो सेना की कुर्सी होती है, और वहां के बाकी सारे जो राजनीतिक दल हैं वो सेना के दम पर ही सत्ता में आते हैं। इमरान खान भी शुरू जब सत्ता में आए थे तो सेना के दम पर ही आए थे, बाद में उनका झगड़ा हो गया, अनबन हो गई सेना के साथ। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई दल नहीं है जिसका कि जनता में अपना कोई आधार हो। सबके सब सेना से मिलते हैं, सेना के दम पे सत्ता चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आते हैं। यही काम शहबाज शरीफ ने भी किया है, और वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं अपने सेनाध्यक्ष के। यही राजनीति रही है पाकिस्तान की। और उनकी जो परेशानी है वो है कि बलोच और पश्तून जो हैं वो अब उठ खड़े हुए हैं, और जो भी थोड़ी बहुत समझ थी उनके नेताओं में पहले, वो समाप्त हो चुकी है। और अब जो ये जो विद्रोह हो रहा है उस पर ये लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो अफगानिस्तान को दोष देना, भारत को दोष देना, वहां पर एक नई नीति आ गई है, एक नया उन्होंने शगुफा शुरू किया है कि जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो कहते हैं कि भारत समर्थित या भारतीय आतंकवादी को हमने, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को हमने मारा है। तो ये अब दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को, ताकि वो कम से कम किसी प्रकार सरकार का समर्थन करें, उसके साथ रहें। ये आपको लग रहा है कि फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुका है या हो जाएगा, या फिर जल्द ही ये एक लिमिटेड दायरे में रहकर ख़त्म हो जाएगा, और किसके बीच बचाव से कौन आएगा बीच बचाव करने? ईरान की भी खबर आई कि वो कह रहे हैं कि भाई हम आ जाएंगे बीच में, आपका शांति सुलह मशवरा करा देंगे। देखिए, फुल फ्लेज्ड वॉर तो एक तरीके से हो ही रहा है, लेकिन ज्यादा एस्केलेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अफगानिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो पाकिस्तान की वायुसेना का मुकाबला कर सके, उनके टैंक्स का मुकाबला कर सके। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का डर रहेगा कि यदि वो अफगानिस्तान में घुसता है अपनी सेना लेकर, हवाई हमला करना एक बात है, लेकिन यदि टैंक लेकर घुसता है तो उसका वही हश्र होगा जो रूस और अमेरिका का हुआ था। इसलिए पाकिस्तान इस बात को समझता है कि ज्यादा सेना लगा नहीं सकता है, और प्लस पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि भारत कहीं आक्रमण नहीं कर दे, तो वो भारतीय सीमा से अपनी सेना को हटाना नहीं चाहेगा। इसलिए इस लड़ाई को और बढ़ते मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये लड़ाई अपने इस स्तर पर चलती रहेगी आगामी कई सालों तक, जैसे कि अभी तक चलती आ रही है। सर, आपने भारत की तरफ से पाकिस्तान में सर्व भी किया, उस वक्त के कैसे हालात थे, और आज यहाँ भारत में बैठे हुए आपको पाकिस्तान के कैसे हालात दिखाई देते हैं? कई लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, मतलब बहुत जोश में आकर ये भी कह देते हैं कि भाई पाकिस्तान के बहुत जल्द 4 टुकड़े होने वाले हैं, पंजाब प्रांत अलग बन जाएगा, केपीके खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, और इधर सिंध का प्रांत अलग हो जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है ऐसी स्थिति बनेगी? और आप जब पाकिस्तान में सर्व थे तो कुछ यहाँ वहाँ एक्सपीरियंस कुछ बताइएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स को लास्ट में। और जो सवाल है कि क्या वाकई पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे या पाकिस्तान का बंटवारा होगा? देखिए, जब मैं पाकिस्तान में था 1986 से 1990 के समय में, उस समय पाकिस्तान में आतंकवाद इतना नहीं बढ़ा था, क्योंकि उस समय जो आतंकवादी संगठन जो थे पाकिस्तान के, जो जिहादी संगठन थे, मुजाहिदीन जो थे, उन पर पाकिस्तान के आईएसआई का नियंत्रण था, और वो अमेरिकी सहायता से सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उनके पास एक लक्ष्य था, और जब लड़ाई खत्म हुई, जब सोवियत संघ टूट गया, तो पाकिस्तान ने उन सारे मुजाहिदीन को हमारी तरफ भेज दिया, कश्मीर में भेज दिया, और हमारे यहाँ फिर उपद्रव मचाया लोगों ने। फिर हमने किसी तरीके से धीरे धीरे करके उनका खात्मा किया कश्मीर में। उसके बाद जब ये जो आतंकवादी जिहादी संगठन थे, इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ही उपद्रव मचाना शुरू किया, और विशेषकर जब 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान को कहा कि तुम हमारी मदद करो,
और अगर मदद नहीं करोगे तो आपको याद होगा अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम तुमको स्टोन एज में वापस भेज देंगे, यानी पाषाण युग में भेज देंगे तुम्हें वापस। तो मुशर्रफ ने अमेरिका की बात मान ली और अपनी नीति पलट करके अमेरिका का समर्थन करने लगे और जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तो उससे जिहादी उससे बिगड़ गए और कई दफा मुशर्रफ पर ही आक्रमण हुए उस समय में। और उसके बाद से ऐसी स्थिति हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी संगठन जो थे वो कुछ तो आईएसआई कंट्रोल में थे और कुछ आईएसआई कंट्रोल के बाहर निकल गए। और इस कारण ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक थोड़ी बहुत शांति रहती थी वो खत्म हो गई। और न केवल भारत के लिए बल्कि बाकी जो डिप्लोमेट्स थे और बाकी पाकिस्तानी थे उन सबके लिए परेशानी शुरू हो गई। और लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया कि इस्लामाबाद नॉन फैमिली स्टेशन हो गया कई एम्बेसीज के लिए, यानी उन्होंने अपने परिवारों को वापस भेज दिया। कई एम्बेसी तो बंद हो गई और इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे बैरिकेड लग गए और लोग डर गए कि कब कहाँ आतंकवादी आक्रमण हो जाएगा। आपको याद होगा कि लाल मस्जिद पे आक्रमण हुआ था 2008 की बात मेरे ख्याल से। तो इस्लामाबाद के अंदर जिहादी लड़ाई शुरू हो गई जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये जो परिस्थिति हो गई है अब परिस्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो पहले हुआ करता था वो लगभग मुशर्रफ के समय से खत्म हो गया है। मुशर्रफ ने जो हवाई आक्रमण किया था जिसमें कि नवाब अकबर खान बुख्ती को उन्होंने मारा था और एयरफोर्स के क्या बोलते हैं केव बस्टिंग बॉम्ब से मारा था, वो गुफे में छिपे हुए थे, वहां पर जाके अमेरिकी बॉम्ब से उन्होंने उसे मारा था। उसके बाद से परिस्थिति खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में इतनी खराब हो गई है कि वहां पर वैसे भी पाकिस्तानी सेनाएं बहुत फूंक के जाती है वहां पर और अपने कैंप में ही रहती है, अपने कैंटोनमेंट में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। जब निकलती है तो जो स्थिति आपने कही जो पाकिस्तानी सेना की हो गई बलूचिस्तान में, वही स्थिति हो जाती है कि आए दिन वहां पर सेना पर आक्रमण हो रहे हैं और सेना वहां से भाग रही है। अभी कुछ दिनों पहले तो क्वेटा में आक्रमण हुआ था बलोच लिबरेशन आर्मी का। यही स्थिति लगभग खैबर पख्तूनख्वा में भी है कि कुछ शहर जो हैं, शहरी इलाके जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में है, बाकी उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इसके आधार पर कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के टूटने के कगार पर है। तो कगार पर तो निश्चित रूप से है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान टूटेगा नहीं, क्योंकि ये लोग जो विद्रोह कर रहे हैं वो लगभग आजाद ही कहे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना वहां पहुंचती नहीं है और पाकिस्तानी सेना के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो गांव-गांव जा करके लोगों पर कार्रवाई कर सके। लोगों के आतंक ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है या पश्तून जो संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो जो भी कार्रवाई हो रही है, हमले हो रहे हैं, वो इन संगठनों द्वारा हो रहे हैं। जो बीएलए ने क्वेटा पर हमला किया और अभी जो तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लगभग मेरे ख्याल से जीवन ने कहा है कि 6000 जिहादी अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं अभी। तो ये पाकिस्तान में घुस के यहाँ पे आक्रमण करते हैं पाकिस्तानी सेना पर। तो इस प्रकार की जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो चलती रहेगी वहां पर। सर लास्ट में बस मेरे को हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आपसे के ज़रिए कि इंडिया का क्या स्टैंड रहना चाहिए अभी, क्योंकि अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि भारत का किया धरा सब कुछ है, तो भारत की तरफ से भी कोई जवाब आना चाहिए क्या? देखिए, भारत ने मेरे ख्याल से नकारा तो हुआ ही, पहले नकारा है कि हमारा हाथ नहीं है इसमें, तो वो तो हमें निश्चित रूप से नकारना चाहिए कि हमारा हाथ इसमें नहीं है। लेकिन यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आक्रमण करता है तो हमें निश्चित रूप से उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने का अधिकार पाकिस्तान को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, वहां के लोगों पर अत्याचार होता है, तो निश्चित रूप से हमें आवाज उठानी चाहिए, जो कि हमें अन्य देशों के लिए भी करनी चाहिए कि मानवाधिकार की जो बात आती है उसमें भारत को निश्चित रूप से बोलना चाहिए कि मानवाधिकार का उल्लंघन करना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है और जो भी समस्याएं उनका हल राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा, पॉलिटिकल प्रोसेस द्वारा होना चाहिए, न कि बंदूक के दम पर। दिलीप सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा नवभारत टाइम्स की तरफ से आपका। आपने तालिबान और या कहें कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो करंट अभी टसल चल रही है उसके ऊपर बहुत बारीकी से
पूरे इतिहास में जाकर और इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, सारी चीज़ों की जानकारी दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नमस्कार सर।